बचपन का दिसंबर। हाशिम नदीम। पहली सहेली। 1979 का दौर था। मुल्क में माशाल्लाह को लगे दूसरा साल पूरा होने को आया। मुझे उर्दू का पहला कायदा ला कर दे दिया गया था ताकि मैं अभी से इसे रटना शुरू कर दूं। मैं यानी इबाद खान उर्फ आदि अपने घर में सबसे छोटा था और मुझसे 2 साल बड़ी अम्मारा और फिर उससे 2 साल बड़े फारान भैया थे, जिन्हें सब प्यार से फारी कहते थे, लेकिन मेरे लिए वो बड़े भैया थे। मेरे अब्बा दर्जा सोयम के सरकारी मुलाजिम थे और हमारा सरकारी क्वार्टर भी इसी सरकारी कॉलोनी के दर्जा सोयम के क्वार्टरों में वाक़ई था, जिसके दर्जा अव्वल के बंगला नुमा मकानों में गयास चचा का घर वाक़ई था। दरअसल हमारा मोहल्ला काफी वसी था और इसमें महकमे की दर्जाबंदी के हिसाब से महकमे के आला दर्जे के अफसरों से लेकर दर्जा सोयम के मुलाजमीन तक मकानात को भी 3 दर्जाबंदियों में तकसीम किया गया था। यूँ एक ही कॉलोनी के वसी कंपाउंड की 4 दीवारी के अंदर दरअसल 3 मोहल्ले आबाद थे। कॉलोनी में दाखिले का रास्ता एक वाहिद और बड़े फाटक नुमा गेट से होकर गुजरता था और इस रास्ते पर पहली 3 कतारें दर्जा सोयम के मुलाजमीन की थीं, फिर दर्जा दोयम और फिर दर्जा अव्वल के अफसरान की बारी आती थी। बहरहाल हम सारे मोहल्ले के बच्चे सभी घरों में कूदा फांदी करते पाए जाते थे। गयास चचा, जिनका पूरा नाम गयासुद्दीन था, मेरे अब्बा के दूर पार के किसी रिश्ते से चचाजाद भी लगते थे और वजीहा उनकी इकलौती और बेहद लाडली बेटी का नाम था, जो हम सब छोटे बच्चों की वजो आपी थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि जिस दिन मुझे पहली जमात में दाखिल कराया गया, उसी दिन वज्जो आपी सफेद फ्रॉक और बालों में सुर्ख रिबन बांधे 8वीं जमात में बैठ चुकी थी। गयास चचा ने उनका दाखिला शहर के सबसे आला और महंगे अंग्रेजी मीडियम स्कूल में करवा रखा था और रोज सुबह सवेरे करमदीन करमू का तांगा उन्हें स्कूल ले जाने के लिए ठीक 7:30 बजे भोंपू बजाता हुआ मोहल्ले के फाटक से अंदर दाखिल होता। हालांकि हमारे मोहल्ले में वज्जो आपी की हम उम्र या उनसे 1 आध साल बड़ी या छोटी और भी बहुत सी आपियां मौजूद थीं, लेकिन इन सब में मेरी सबसे पसंदीदा वज्जो आपी थी और मैं सिर्फ उन्हीं के काम भाग भाग कर करता था। हमारे मोहल्ले के बड़े मैदान में, जो दूसरे और पहले दर्जे के मकानों के बीच में पड़ता था, सरे शाम ही मुख्तलिफ फेरी और ठेले वाले जमा हो जाते थे और जैसे ही वज्जो आपी को किसी भी चीज की जरूरत होती या कुछ भी मंगवाना होता, तो आदि मियाँ यानी कि मैं भाग कर उन्हें वो चीज मुहैया करने में सरे फहरिस्त होता। कभी मैं फालसे वाले की पत्तों की टोकरी लिए बच्चों के सहन में पहुंचा होता कि वो टोकरी में से अच्छे और ताज़ा फालसे छांट लें, तो कभी बर्फ मलाई वाले से कुल्फियाँ या गोले गंडे वाले से बर्फ के गोले पर उनके पसंदीदा रंगदार शरबत डलवा कर उनके घर की जानिब दौड़ा जा रहा होता। लेकिन ये सब कुछ तभी होता जब गयास चचा घर पर नहीं होते थे या अपने मुताले के कमरे में बंद होकर मुताला कर रहे होते, क्योंकि उनकी मौजूदगी में इन तमाम चीजों की रसद वज्जो आपी तक पहुंचाना बहुत मुश्किल हो जाता। गयास चचा को ये ठेले वाली चीजें बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि उनका ख्याल था कि इन चीजों को खाने से बच्चे बीमार हो जाते हैं। हालांकि हम में से कोई भी बच्चा आज तक इन चीजों से बीमार नहीं पड़ा था, लिहाजा वो भी मुझे इन ठेले वालों से हमेशा दूर रहने की तलकीन करते और मैं मासूम सी सूरत बनाए सर हिलाता रहता। लेकिन जैसे ही गयास चचा नजरों से ओझल होते, मुझे और वज्जो आपी को अपनी मनमानी का मौका मिल जाता। ऐसे में वज्जो आपी की अम्मा यानी सकीना खाला हम दोनों को रोकती ही रह जाती और हम तब तक सारे फालसे, जामुन, बेर या रसभरी की टोकरी चट कर चुके होते। वैसे भी सकीना खाला बहुत नर्म दिल थी और वज्जो से तो आज तक उन्होंने ऊंचे लहजे में बात तक न की थी। लिहाजा ऐसे में अगर गयास चचा कहीं सरकारी दौरे पर 2-4 दिनों के लिए कहीं शहर से बाहर चले जाते, तो मेरी और वज्जो की तो चांदी हो जाती। तब वज्जो मेरे जरिए ठेले वाले को बिल्कुल अपने घर के दरवाजे के सामने बुलवाती और अगर कोई छोटी फेरी या टोकरी वाला होता, तो वो टोकरी समेत घर के बड़े सहन में मौजूद होता और हम दोनों इत्मीनान से और बड़े शाहाना अंदाज में उसका माल उड़ाए जाते और सकीना खाला अरे अरे करती रह जाती। वज्जो आपी के घर का एक किरदार फजलू बाबा भी थे, जिनका असल नाम तो फजलदीन था, लेकिन वक्त के साथ साथ
फजलू बाबा बन के रह गए थे। वो गयास चचा के कमार पने के दौर की यादगार थे और उनके महकमे में पहली तैनाती के वक्त से उनके साथ ही थे। तब गयास चचा ने मजबूरन किसी दूसरे शहर में तैनात होने के बाद उन्हें आर्जी तौर पर अपने घर के कामकाज के लिए भर्ती किया था, लेकिन तब से वो गयास चाचा के होकर रह गए। गयास चाचा पिछले 30 सालों से जहाँ भी गए फजलू बाबा उनके साथ ही रहे और अब तो वो उनके घर का एक मुस्तकिल हिस्सा बन चुके थे और घर की पिछली जानिब बने सर्वेंट क्वार्टर में ही रहते थे। बच्चों उन्हें दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारी थी और वही सबसे ज्यादा उनके लाड भी उठाते थे। इसलिए अगर कभी गलती से मुझसे या बच्चों से कोई ठेले वाला छूट भी जाता तो वो आकर चुपके से कभी मेरे और कभी बच्चों के कान में बता देते कि बाहर भुट्टे वाला घूम रहा है, या फिर नमकीन चने और मीठे मुरमुरे वाला कुछ ही देर में मोहल्ले से निकल जाएगा, जल्दी कर लो जो भी करना है। और दूसरे ही लम्हे मैं मोहल्ले के फाटक की तरफ उड़ा जा रहा होता। बच्चों आप ही जब स्कूल से वापस आ जाती और दोपहर को अपना स्कूल का काम लेकर बरगद के पेड़ के नीचे अपने सहन में अपना बस्ता खोलकर किताबें निकाल लेती, तब मेरा महबूब मशगला उनकी ड्राइंग की कॉपी के सफ़े पलट पलट कर सैकड़ों मर्तबा पहले की देखी हुई वो तस्वीर देखना होता था जो खुद बच्चों आप ही ने अपने हाथ से बनाई थी। उनकी ड्राइंग बहुत उम्दा थी और तस्वीरों में रंग भरना तो उन्हें खूब आता था। क्या मजाल है कि एक रंग जरा सा भी दूसरे रंग पर चढ़ जाए, और सच तो ये है कि वो जिंदगी के हर मामले में इसी कायदे और सलीके की कायल थी। उनके बस्ते में रखी किताबों की तरतीब तक उनकी नफासत की गवाह थी। जब तक मैं स्कूल में दाखिल नहीं हुआ मेरा तकरीबन सारा दिन ही उनके स्कूल से वापस आ जाने के बाद उन्हीं के घर में गुजरता था। फिर शाम ढले फारी भैया मुझे ढूंढते ढांढते वहाँ आ पहुँचते और घर वापस ले जाते वक्त सारा रास्ता डराते रहते कि अम्मी शदीद गुस्से में और हाथ में बावर्ची खाने से बड़ा वाला चिमटा लिए सहन में खड़ी मेरा इंतजार कर रही हैं। लेकिन जैसे ही मैं सहन का दरवाजा खोलता और अम्मी पर मेरी नजर पड़ती मैं भाग कर जाके उनसे लिपट जाता और इससे पहले कि अम्मी मुझे कुछ कहें मैं फौरन फारी भैया की शिकायतें लगाना शुरू कर देता कि वो मुझे सारे रास्ते डराते और धमकाते आए थे। अम्मी भी दूसरे ही लम्हे सब भूल भाल बड़े भैया को डांटने लग जाती। कितनी बार कहा है छोटे भाई को यूं नहीं डराया करते, इस तरह बच्चों के दिल में हमेशा का डर बैठ जाता है जो फिर कभी नहीं निकलता, वगैरह वगैरह। यूं हर बार मैं अम्मी की डांट से बच जाता और उनका सारा गुस्सा बड़े भैया पर निकल जाता जो बेचारे पिछले घंटे भर से मेरी तलाश में पूरे मोहल्ले में हलकान हो रहे थे। बच्चों आप ही जब अपने स्कूल का काम कर रही होती थी तो उस वक्त मेरा पसंदीदा मशगला अपनी कच्ची पक्की बनाई हुई तस्वीरों में बच्चों आप ही से उनके पानी वाले रंग लेकर रंग भरना होता था। मुझे उनके पानी वाले रंगों की टिकिया बहुत पसंद थी जिसमें 12 रंगों की टिकिया और इसके साथ ही साफ और इस्तेमाल शुदा पानी की छोटी छोटी सिल्वर की 2 प्यालियां डिबिया के अंदर ही लगी होती थी। बच्चों साथ साथ मुझे रंग भरना भी सिखाई जाती और अपने स्कूल का काम भी खत्म कर लेती। मुझे रंगों का जुनून था, लेकिन खुद मैं अपने महदूद जेब खर्च में बमुश्किल 50 पैसे में दस्तयाब मोमी रंगों की वो छोटी सी डिबिया खरीद पाता था जिसके अंदर 3 इंच की लंबाई के बराबर 12 अदद रंगीन मोमी पेंसिलें होती थी। लेकिन वो रंग बेहद नाजुक होने की वजह से बहुत जल्द टूट जाते थे और इस्तेमाल भी बहुत तेजी से होते थे। लिहाजा बच्चों आप ही के इन कीमती पानी वाले रंगों से अपनी तस्वीरों में रंग भरना मेरे लिए एक बहुत बड़ी अय्याशी से कम न था। बच्चों आप ही के लिए गयास चचा हर माह डियर ब्रांड की 12 रंगीन पेंसिलों की डिबिया लेकर आते थे। टीन की बनी हुई इस डिबिया पर काले हिरन की एक तस्वीर बनी होती थी और हर महीने ही नई डिबिया मिलने पर बच्चों अपनी पुरानी आधी इस्तेमाल शुदा पेंसिलें मेरे हवाले कर देती और अगला पूरा महीना मैं उनकी दी हुई ये पेंसिलें अमारा और बड़े भैया से छुपा छुपा कर रखने में सर्व कर देता था, क्योंकि वो दोनों मेरे रंगों के दुश्मन थे। बाकी रंगों की तो खैर थी, लेकिन बच्चों के दिए हुए ये रंग मैं किसी कीमत पर किसी और को इस्तेमाल करता नहीं देख सकता। लिहाजा अम्मारा और भैया से इसी बात पर हमेशा मेरा झगड़ा रहता कि मेरे सब्ज रंग की पेंसिल किसने उठाई, ये धानी रंग की पेंसिल ज्यादा घिसी हुई क्यों है, सुर्ख पेंसिल की नोक किसने तोड़ी।
अभी तो मैंने ताज़ा घड़ के रखी थी। मुझे तो खुद बच्चों आपी भी किसी नाजुक रंगीन पेंसिल जैसी ही दिखती थी। तीखे और नाजुक से नकूश, गुलाबी रंगत, बड़ी बड़ी सी काली आंखें, सतवा सी नाक और गालों में पड़ने वाले दो छोटे छोटे से गुलाबी गढ़े। गोया हर नक्श ऐसा जैसे किसी मुसव्विर ने बरसों की मेहनत के बाद तेज नोक वाली गुलाबी पेंसिल से जिंदगी के कोरे सफेद कागज पर कोई मूरत उतारी हो। और फिर वो ज़हीन भी इतनी थी कि 5वीं जमात में ही जिला भर में उनकी पहली पोजीशन आई और उनको हुकूमत की जानिब से वजीफा भी मिला। मुझे याद है उस रोज गयास चचा ने बच्चों की इतनी बड़ी कामयाबी पर पूरे मोहल्ले की दावत की थी। तमाम घर को अंदर और बाहर कलई फेर कर सफेदी से चमकाया गया था। माश की दोपहर से कई मर्तबा घर के बैरूनी रास्तों पर छिड़काव कर चुका था ताकि गर्द मुस्तकिल बैठ जाए। नीले, पीले, हरे, सुर्ख और ऊदे रंगों की बत्तियों की चमकती लड़ियों से सारे घर को सजाया गया था। हम सारे मोहल्ले के बच्चों के लिए मैरी बिस्किट के सुर्ख चमकते टिन मंगवाए गए थे जिस पर एक घूमती हुई बच्ची की तस्वीर बनी हुई थी। गयास चचा को नित नए रिकॉर्ड जमा करने का बहुत शौक था और उनके पास हर नई पुरानी इंडियन फिल्म के बहुत से रिकॉर्ड जमा थे। और इस शाम भी उन्होंने खुसूसी तौर पर हेमलता का मशहूर अखियों के झरोकों से वाला रिकॉर्ड इतनी जोर से बजाया कि इसकी आवाज हमारे घर तक भी आ रही थी। उसी दिन से बच्चों आपी मेरी सहेली के तौर पर मशहूर हो गई क्योंकि मोहल्ले के एक बुजुर्ग ने भागते हुए मेरा हाथ थाम लिया था। आदि मियाँ, कहाँ भागे जा रहे हो? मैंने जल्दी से जान छुड़ाने के लिए कहा, बच्चों आपी के घर दावत पर जा रहा हूँ। लेकिन वो बड़े मियाँ तो मुझे छेड़ने के मूड में थे। फिर पूछने लगे, भला ये बच्चों आपी तुम्हारी कौन है? मुझे जल्दी से और कुछ रिश्ता तो सूझा नहीं, इसलिए बोल पड़ा, मेरी सहेली। बस जी, फिर क्या था। वो बड़े मियाँ तो खुद तो हंसते हंसते लोटपोट हुए ही साथ उन्होंने फौरन ही पूरे मोहल्ले में मनादी करवा दी कि बच्चों आदि की सहेली है। फिर तो जिसे भी देखो मुझे रोक रोक कर यही पूछता, हाँ भाई, आदि की सहेली कैसी है? खुदा बचाए इन भड़ों की शरारतों से। एक बार किसी बात के पीछे पड़ जाएं तो फिर इसका पतंगड़ बनाने में इनका भी जवाब नहीं। पहला स्कूल कैसा था, अगली एपिसोड में बताएंगे।